नमस्कार दोस्तों, दियोतान स्वास्थ्य में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था भिन्न के बारे में। तो भिन्न की संक्रियाएं पढ़ना था, लेकिन उसके पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी एलसीएम और एचसीएफ की, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं और महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक जो होता है, इसकी परिभाषा आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके आगे आप क्या देखेंगे। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। जो संख्याएं होती हैं, दो या दो से अधिक संख्याएं जो आपके पास हैं, अभी जब हम आपको उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा पूरा। परिभाषा अगर आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। इसी का दूसरा परिभाषा जो है, हम यहां देख लेते हैं थोड़ा सा, कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो सभी संख्याओं में पाया जाता है, उनका क्या है, गुणज है। गुणज मतलब हम जैसे गुणा करके आगे बढ़ते हैं, ये गुणज है, उभयनिष्ठ गुणज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास संख्या है 4, 8 और 12। इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा दो या दो से अधिक 4, 8 और 12, हमारे पास तीन संख्याएं हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, यहां आते हैं, जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज है। उभयनिष्ठ गुणज लिख लेते हैं हम। देखिए, ये गुणज है। गुणज मतलब गुणा के रूप में हम निकलेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24। 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसी प्रकार इसको लिखते हैं 8, 16, 24, 32, 40। इसका लिख लेते हैं। अब देखिए, कह रहा है दो या दो से अधिक संख्याएं हो गई, 4, 8, 12। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज है। उभयनिष्ठ क्या है ये देखते हैं हम। उभयनिष्ठ क्या है, देखिए, यहां 4, 8, यहां 8 है, लेकिन यहां 8 है, इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 वह छोटी से छोटी संख्या होगी। 12 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 यहां है, इसमें नहीं है। ठीक है, 20 यहां है, यहां नहीं है, कहीं इसमें नहीं है। 24 यहां है और यहां, तीनों में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में पाया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उन संख्याओं का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ मतलब सब में पाया जाए। 24, 24, 24, अर्थात इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, गुणज है, उभयनिष्ठ गुणज है। आगे यहां इस परिभाषा देख लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो। 4 से आप भाग करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब एक लाइन में हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 और 12 से विभाजित हो, वही उस संख्या का क्या होता है, एलसीएम होता है। और 4, 8, 12 से वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो 24 है, वही इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग लासा पढ़ लिए एलसीएम। अब एचसीएफ पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी, ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित होती हैं। वह सभी संख्याएं जो दी गई हैं संख्याएं वो पूरी विभाजित होती हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या है। आगे उसी में
दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लेते हैं कि 4 और 8 ले लेते हैं, दो संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याएं, हमने ले लिया दो संख्याएं 4 और 8। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वे सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होती हैं। देखिए 4 का गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, वहां गुणज था, यहाँ गुणनखंड है, वहां उभयनिष्ठ गुणज था, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक गुणनखंड का मतलब यह किस किस संख्या से विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। ऐसे 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ठीक है, कहा यह बोल रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो जिससे वह सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जिससे वो संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां इस परिभाषा पे कि उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड? क्या है देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या 4, यहाँ 4 उभयनिष्ठ हुआ, दोनों में कॉमन हुआ ना, 4 और 4 उभयनिष्ठ हुआ, अर्थात इसका एचसीएफ क्या हुआ? 4 हुआ। यहां आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि जिससे वे सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हों, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा 4 और 8 है, 4 और 8 जो दो संख्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 4 और 8 दोनों विभाजित हों, जिससे 4 और 8 दोनों विभाजित हों, वह संख्या कौन सी है? 4 है। 4 से 4 भी विभाजित होगा और 8 भी विभाजित होगा, अर्थात ये 4 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो ये क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक हुआ इन संख्याओं का। बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वही जो जिससे ये दोनों विभाजित होंगे। ठीक है, और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यह है, बड़े से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 और यहाँ है। ठीक है, तो ये इसका हैसियत 4 हुआ। ठीक है, आगे एक आपको हम नोट बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, जो हमने कहा कि हम आपको एक नोट बताएंगे, ये नोट क्या है? दो असमान प्राकृत की अपरिमेय संख्याओं का लासा तथा मासा नहीं निकाल सकते हैं। दो असमान मतलब जो बराबर ना हो, दो असमान प्राकृत की अपरिमेय संख्याओं का लासा तथा मासा नहीं निकाल सकते हैं। वो कौन सी संख्या है? जैसे मान ले लेते हैं 4√2 और 6√3। अब इनका लासा या मासा हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि यहाँ √2 है और यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है। तो इनकी जो प्राकृत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या लिखा है, अपरिमेय संख्याओं का लासा तथा मासा नहीं निकाल सकते हैं। कौन सी अपरिमेय? जिनकी प्राकृत विपरीत हो, मतलब असमान हो। ठीक है, यहाँ इनकी प्राकृत क्या है? √2 है, यहाँ √3 है, अर्थात इनका लासा मासा हम नहीं निकाल सकते। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक इनका नहीं निकलेगा। अगर यही 4√2 और 8√2 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी प्राकृत क्या है? समान है, √2 ये कॉमन हो जाएगा, ये आपको कॉमन, क्योंकि आपके दोनों में उभयनिष्ठ गुणज या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए इसमें उभयनिष्ठ कोई नहीं बनेगा ना। √2 √3 में हम उभयनिष्ठ नहीं ले सकते, इसी वजह से हम ये जो है नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके आगे सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन को लेके, और उसमें कुछ अच्छे सवाल आपको जो है मिलेंगे, वो हम आपको कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 424, 704 तथा 2016 में भाग दें तो समान शेष बचे। देखिए दोस्तों, हम बताना चाहते हैं आपको कि गणित जब आप लगा रहे हों, मैथ के सवाल जब सॉल्व कर रहे हों, तो उसमें सबसे पहले आपको मैथ के सवाल जो सॉल्व कर रहे हैं उसे समझने की जरूरत है कि क्या पूछ रहा है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखिए लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो
जिससे 424, 704 तथा 2016 में भाग दें तो समान शेष बचे। भाग देने पर क्या हो, समान शेष बचे। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले देखिए 704 माइनस 424 कर लेंगे। देखिए अगर कह रहा है कि 424 704 2016 में भाग दें तो समान शेष बचेगा। अगर समान शेष बचेगा तो इसे हम घटा लेंगे, तो जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या होगा, वो जो विभाजित होगी वो विभाजित होगी, अर्थात संख्या क्या मिलेगी 280। इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 280। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार 2016 में से 704 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1312। क्या मिलेगा दोस्तों 1312। ठीक, अब देखिए कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या की बात जब किया तो आप तुरंत समझ जाइए, बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमें क्या करना है, महत्तम समापवर्तन निकालना है। अर्थात 280 और 1312 का महत्तम समापवर्तन निकालेंगे। 280 और 1312 का महत्तम समापवर्तन निकालेंगे, वही संख्या जो आएगी वो क्या होगी, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अभी इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक हम जो है दो विधियों से निकालते हैं महत्तम समापवर्तक, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। हम यहाँ आपको दिखाते हैं गुणनखंड विधि से। चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि से। 280 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 240। तो देखिए 280 लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 1312 कैसे कर लेते हैं। ये गुणनखंड विधि है, ये लगभग आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देखिए 280 का हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 1312 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 40। ये हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। इसका एचसीएफ क्या होगा, वह संख्या, वह अभिष्ट संख्या क्या होगी 8 होगी। ठीक है, इसका जो है हम गुणनखंड विधि से निकाले हैं। देखिए 280 का गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 280 का होगा। 1312 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 41। इसमें कॉमन जो है दोनों में क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, तीनों दोनों में क्या कॉमन है 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा करेंगे 2 दुनिया 4 दुनिया 8। इसका एचसीएफ क्या होगा, वह अभिष्ट संख्या क्या होगी 8 होगी। ठीक है, अब आगे भाग विधि से देखिए 280 1312 हमने आपको गुणनखंड विधि से निकाल के बताया। अब आप भाग विधि देखेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग करेंगे। देखिए 280 का भाग करेंगे तो ये जाएगा देखिए भाग विधि। देखिए बड़ी संख्या हमारी क्या है 1312 है, छोटी संख्या क्या है 280 है। तो 1312 में 280 का भाग करेंगे। ठीक है, 1312 में 280 का भाग करेंगे। अब हम चलते हैं, इसे हम महत्तम समापवर्तक निकालना है। ध्यान दीजिएगा महत्तम समापवर्तक की भाग विधि है। ठीक है, एचसीएफ की क्या है भाग विधि। अब 280 में भाग करेंगे हम 1312 में, जब 280 का भाग करेंगे 1312 में तो हमारा 4 बार जाएगा और कितना आएगा 1120 आएगा। 1120 1312 में से 1120 घटाएंगे तो क्या आएगा 192। अब ध्यान दीजिएगा 192 जो हमारी संख्या आई वो 192 में जब भाग करेंगे 280 का, ये 280 ये वाली संख्या यहां चली आई। ठीक है, अब 192 का भाग करेंगे 280 में तो एक बार जाएगा 192 आया, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 88 आया। अब ये 88 आया तो ये 192 यहां से उठ के यहां आएगा।
ठीक है। अब इस 88 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 176 आएगा। 176 192 से 176 घटाएंगे कितना आएगा, 16 आएगा। अब ये 16, अब ये 88 उठ के यहाँ चला आया, तो 16 पंचे 80, घटाएंगे 8 बचेगा। फिर ये 16 जो है वो उठ के यहाँ चला आएगा, यहाँ घटाएंगे, ये 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया, जिस संख्या से काटने पे शेष 0 आ गया, वही संख्या क्या होती है हमारी, एचसीएफ होती है। वही संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। अर्थात ये 8 क्या हुआ हमारा, एचसीएफ हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा फास्ट वे में। 280 से भाग दिया 1312 में, 4 बार गया, 1120 आया। फिर 192 शेष बचा, 192 में 280 से भाग दिए, 1 शेष बचा, मतलब 1 बार गया 192, घटाए 88 शेष बचा, 88 से 192 में भाग किए, दो बार गया 176 आया, यहाँ 16 शेष बचा, 16 से फिर 88 में भाग किए, 5 बार गया 80 आया। अब 80 घटाएंगे, यहाँ से 8 बचा, 8 से 16 क्या करेंगे 2, और ये क्या हुआ हमारा, ये सेफ हुआ। ठीक है, तो आगे अगला सवाल देखते हैं फिर। आइए चलिए दोस्तों, अब 3 संख्या वाला देख रहे हैं। संख्या 5, 15, 45 का गुणनखंड तथा भाग विधि से लासा तथा मासा निकालिए। देखिए पहले हम इसका गुणनखंड विधि देखते हैं। गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि से मासा निकालते हैं हम। 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5, 15 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5, और 45 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए ये हुआ, मान लिया आप हल करना चाहते हैं तो वहां हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5, 5, 5, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 5 होगा, तो एचसीएफ यहां आपका 5 होगा। ठीक है, आगे चलिए आइए भाग विधि देखते हैं। भाग विधि क्या होगा, मान लिया पहले 2 संख्या ले लेते हैं 5, 15, 5 से 15 में भाग करेंगे तो 5 तियां 15, ये कट गया। फिर इसी 5 से 45 में भाग करेंगे, 5 9 45, ठीक, 5 से संख्याएं कटी, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 5 हुआ। अब आगे हम देखेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम, आगे हम देखेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम। देखिए 5, 15 और 45 का एलसीएम देखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। 5 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 5, वही 1 गुणे 3 गुणे 5, और 45 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसमें कॉमन 1 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये 3 है, 5 कॉमन है। और इन दोनों में एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, जो अगर जोड़े बन रहे हैं तो उसे भी हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे 5, 15, 45 का एलसीएम बराबर होगा 1 गुणे, यहां देखिए 1 गुणे 3, यहां 3 है, 3 गुणे, एक सिंगल ये बच रहा है, इसे भी लिखेंगे एलसीएम में, इसे भी लिखेंगे। ठीक है, 3 और गुणे 5, इसका एलसीएम जो होगा 45। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, 45। अब इसके आगे हम देखते हैं भाग विधि से एलसीएम। तो देखिए 5, 15, 45 का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक। भाग विधि से अब इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम 2 से लेंगे, 2 से कोई संख्या कटेगी नहीं, कटेगी। फिर 3 लेंगे, 3 से 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कट रहा उसे उतार देंगे, सेम। ठीक है, 15 कटेगा, 5 तियां 3 बचे 15, और 45 भी कटेगा। ठीक है, 15 तियां 45। अब देखते हैं फिर 3 से कटेगा, कौन सी संख्या कटेगी, जो नहीं कट रहा है उसे हम उतार लेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर 3 बचे 15, 15 कट रहा है, जो कट रहा है जितना आएगा उतना यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 5 से, क्योंकि 4 से कोई संख्या कटेगी नहीं, फिर 5 लेंगे। अब यहाँ 1, ये तब तक करना है हमको जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद इसका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 बचे 45, इसका एलसीएम क्या होगा, 45 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे जो है आपको हम अगला सवाल बताएंगे, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आगे
तो दोस्तों इसके आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आज 2 ही क्वेश्चन हो पाया, कल जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रतियोगिता परीक्षा में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, जो माशाल्लाह के क्वेश्चन होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो कल जो है आप इस वीडियो में जुड़े रहिए, कल के लिए आपको जो है अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पे आप अपना समय देते रहिए। बहुमूल्य समय आपका जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।